तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज थंबनेल और टाइटल देख करके तो जान ही गए होगे कि आज मैं आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। कल काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला था कि सर अक्षांश, देशांतर, टुंड्रा, टैगा और उष्णकटिबंध और बाकी सारे के बारे में चीज़ों को क्लियर कर दें। तो उसी सीरीज का ये पहला वीडियो है जहाँ पर मैं अक्षांश और देशांतर को क्लियर कर रहा हूँ। अगले वीडियो में संपूर्ण विश्व में पाई जाने वाली वनस्पतियों को कवर कर दूंगा और जो तीसरा वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें टुंड्रा, टैगा और बाकी सारे जो वनस्पतियाँ होती हैं उनकी जो विविधताएं हैं उनको मैं कवर कर लूँगा। तो ये टॉपिक बेस्ड वीडियो है अक्षांश और देशांतर। आज मैं आपको मैप से भी समझा दूंगा, परिभाषाएं भी समझा दूंगा और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दूंगा। इसके बाद में आपको ना कभी अक्षांश और देशांतर कहीं देखने की जरूरत पड़ेगी और ना कभी भी इसको कुछ रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है अर्थ का एक मैप और इसमें देख रहे होंगे आप बीच में एक डॉट 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 लाइन खींची हुई है जिसके किनारे में लिखा हुआ है इक्वेटर। इक्वेटर का अर्थ होता है भूमध्य रेखा, या इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बराबर बराबर बांट देती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा नॉर्थ पोल और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा साउथ पोल, यानी कि ऊपर आपका है उत्तरी ध्रुव और नीचे की दिशा में आपका है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इक्वेटर के आप जस्ट अपोजिट में देखेंगे तो लिखा हुआ है 0 डिग्री, यानी कि जो हमारी भूमध्य रेखा है वो कहां से गुजरती है, वो गुजरती है 0 डिग्री से। और आप देख रहे होंगे ऊपर को तीर बना करके एक लिखा हुआ है लैटिट्यूड, यानी कि ये आपकी कौन सी रेखाएं, तो ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो जो आपका देशांतर रेखाएं हैं, जो खड़ी खड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं वो आपकी देशांतर रेखाएं हैं और जो पड़ी पड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं वो आपकी कौन सी रेखाएं हैं, तो अक्षांश रेखाएं हैं। चलिए आगे समझाता हूं नेक्स्ट मैप में। ये देखिए आपको यहाँ पर पड़ी पड़ी रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उसी तरीके से दिखाई दे रहा है। और ये जो भी पड़ी पड़ी आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं गाइज, ये क्या है, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। आप समझ गए ना कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, जो पड़ी पड़ी लाइन खींची होती हैं किसी भी ग्लोब में, वो क्या होती हैं, वो अक्षांश रेखाएं हमारी होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। और इसी में आप अगर इंडिया का मैप, आपको ये पहले भाग में यहाँ पर आप इंडिया का मैप देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इंडिया के मैप से देखिए आधे पार्ट से यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजर रही है। इसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा कहते हैं, जो 23.5 डिग्री से होकर के गुजरती है। इस मैप में आप देखिए ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री है और नीचे 90 जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर भी 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि 90-90 अगर आप मिला लेंगे तो 180 हो जाएगा और एक विषुवत रेखा आप मिला लेंगे तो 181 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो कितना जो आपका अक्षांश रेखा है वो कितनी होती है, तो उनकी संख्या होती है 181। लेकिन अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, वो आपका बचेगा 179। ठीक है, तो आपको ये याद रखना 179 बचेगा या फिर बचेगा आपका, या फिर कितना हो जाएगा 181 हो जाएगा। तो अधिकतम जो होगा वो कितना होगा 181 होता है और न्यूनतम जो आपका होगा वो 179 होगा। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सूर्य की किरण एक तरफ दिखाई दे रही है, आपको पृथ्वी का मैप दिखाई पड़ रहा है। इसमें देख रहे होंगे जो बीच से लाइन गई हुई है ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ, जो आपकी इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य रेखा है। सबसे ऊपर बात करेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब कि कर्क रेखा है। उसके नीचे की भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ बात करेंगे तो ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा है। सबसे नीचे आपका दक्षिण ध्रुवी वृत्त है और सबसे ऊपर आपका उत्तरी ध्रुवी वृत्त है और वहीं पर आपका पृथ्वी की अक्ष भी पड़ता है। तो 3 लाइनों के बारे में इस मैप को देख करके समझने की कोशिश कीजिए। कर्क रेखा देख रहे होंगे, भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है, गुजरात वाले हिस्से से लेकर के मिजोरम तक होकर के क्रॉस करके भारत को जारी 2 हिस्सों में बांट करके फिर भूमध्य रेखा है और फिर आपको नीचे जो ये दिखाई दे रही है आपकी मकर रेखा है। यहां पर गाइस देखिए पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और कक्षीय समतल ये कैसे बनता है। देखिए कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा आपको दिखाई दे रही है और ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो ये तिरछी सी लाइन खींची है ये बता रही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुकी हुई है। और पृथ्वी के कक्षीय समतल जो लाइन खींची गई है ये हमारी 23.5 डिग्री है और जो कक्षीय समतल लंब पर खींची गई है इसके बीच का जो कोण बनता है ये होता है 23.5 डिग्री। और पृथ्वी के कक्षीय समतल पर अगर आप बात करेंगे तो जो कोण बनता है वो होता है 66.5 डिग्री। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं अपनी लैंग्वेज में। गाइस जो पृथ्वी है सभी लोगों को मालूम है पृथ्वी क्या है, थोड़ा सा अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अपने ध्रुव पर झुकी हुई है। तो अब क्या आप करेंगे, जब आप पृथ्वी के कक्षीय समतल पर एक लंब डालेंगे तो उसका जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 23.5 डिग्री बनेगा। और पृथ्वी का जो कक्षीय समतल होगा उससे उसका कोण कितना बनेगा, वो 66.5 डिग्री बनेगा। यानी कि जो उत्तरी ध्रुव पर अगर आप कक्ष पर समतल लंब डालेंगे, जिसने बीज गणित पढ़ी होगी वो ये बात समझ जाएगा, यानी कि अगर आप एक सीधी रेखा खींचेंगे उसको मिलाने के लिए तो उसका जो कोण बनता है वो होता है 23.5 डिग्री। और उस 23.5 डिग्री वाली लाइन से अगर आप पृथ्वी के कक्ष के साथ में कोण देखेंगे तो वो बनेगा 66.5 डिग्री का। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे गाइज, यहां पर देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के साथ में सारा का सारा अंश भी लिखा हुआ है। जो आपका
देखिए यहाँ पर सबसे बीच में जो सीधी लाइन खींची हुई है ये आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो 33.5 डिग्री आपका लिखा हुआ है, यहाँ तक क्या होता है आपका उष्ण कटिबंध पड़ता है, और नीचे भी जो 33.5 डिग्री है, तो भूमध्य रेखा से ऊपर 33.5 डिग्री और नीचे 33.5 डिग्री ये आपका उष्ण कटिबंधीय इलाकों में आता है। ठीक है, इसके बाद में आपका 33.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक आप जाएंगे, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और इसी तरीके से 33.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की तरफ आएंगे तो आपका दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध बनेगा। फिर इसके बाद में क्या होगा कि इसके बाद में दक्षिण शीत कटिबंध रहेगा, फिर दक्षिणी ध्रुव मिल जाएगा, और उत्तर की तरफ उत्तर शीत कटिबंध रहेगा, फिर उत्तरी ध्रुव आपको मिल जाएगा। अब इसको समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपको देख रहे होंगे जब आप वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं तो आपको लिख करके आता है ये उष्ण कटिबंधीय वनस्पति है, ये शीतोष्ण कटिबंध की वनस्पति है, ये शीत कटिबंध की वनस्पति है। गाइस इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी में भिन्न भिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न प्रकार का तापमान पाया जाता है। भूमध्य रेखा से 33.5 डिग्री उत्तर और 33.5 डिग्री दक्षिण के बीच में सर्वाधिक गर्मी होती है, इसीलिए इसको उष्ण या फिर गर्म कटिबंध कहते हैं। 33.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक गर्मी भी होती है और ठंडक भी होती है, इसीलिए इसको शीत उष्ण कहते हैं कि ठंडा भी और गर्म भी। 66.5 डिग्री से ऊपर केवल ठंडक ठंडक होती है, इसीलिए इसको शीत कटिबंध या फिर ठंडा कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद है आपको अब समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मैप देखेंगे, इतना मैंने मैप रखा हुआ है आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर भी आपको कलर तरीके से दिखाई दे रहा है, विषुवत वृत्त के साथ में उष्ण कटिबंध है। इसके बाद में आपकी कर्क रेखा पड़ती है 23.5 डिग्री, विषुवत वृत्त से नीचे की तरफ आएंगे तो 23.5 डिग्री पर मकर रेखा पड़ती है, यहां पर आपका पूरा उष्ण कटिबंध पड़ेगा। इसके बाद में आप देखेंगे तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध पड़ता है 66.5 डिग्री तक दक्षिण की तरफ, और उत्तर ध्रुव का वृत्त जो है आपका उत्तर शीतोष्ण कटिबंध पड़ता है 66 डिग्री उत्तर की तरफ। फिर वो आपका उत्तरी शीत कटिबंध है, दक्षिणी शीत कटिबंध है, उत्तरी ध्रुव है और फिर दक्षिणी ध्रुव है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध समझने में कोई दिक्कत नहीं करना है। ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध है और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध है, इसीलिए मैंने दो व्यक्तियों को यहां पर बना करके आपको दिखा भी दिया है। यहां पर सेम मैप में आपको क्या किया गया, देखिए सेम मैप में आपको यहां पर कंपेयर कर दिया गया है। एक तरफ आपको लैटिट्यूड बता दिया गया, दूसरी तरफ आपको लॉन्गिट्यूड बता दिया गया। लैटिट्यूड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले वाले अगर मैप में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक देखिए डॉटेड लाइन बनी है जिसके सामने इक्वेटर लिखा हुआ है, और अगर आप यहाँ पर जो दूसरी तरफ वाला मैप देख रहे होंगे वहां पर भी एक डॉटेड लाइन बनी हुई है, और यहाँ पर आपको प्राइम जो है मेरिडियन लिखा हुआ है, यानी कि जो आपका भूमध्य जो आपका ग्रीनविच जो आपकी टाइम है, यानी कि आपकी जो मानक समय रेखा है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी मानक समय रेखा है यहाँ पर जो 0 डिग्री दिखाई दे रही है लॉन्गिट्यूड में, और जो आपको यहाँ पर 20 से 0 डिग्री पर दिखाई दे रही है इक्वेटर। तो यानी कि जो धरती को दो बराबर भागों में बांटे वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है इक्वेटर, और जो धरती के बिल्कुल बीचों बीच में सीधी लाइन खींची गई है वो कहलाती है हमारी क्या, तो वो हमारी कहलाती है मानक समय रेखा। ठीक है, ये हमारी होती है 180 डिग्री। आगे बताता हूं, देखिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अब आप देख लेना ना, इक्वेटर है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो आपकी लॉन्ग लाइंस होती हैं वो क्या होते हैं, लैटिट्यूड होती हैं, लॉन्गिट्यूड होती हैं, और जो आपकी लैटिट्यूड होती है, जो लेटी लाइन होती है वो क्या होती है, लैटिट्यूड होती हैं। तो लैटिट्यूड याद करने का सबसे अच्छा तरीका, अंग्रेजी में आपको कभी दिक्कत आती हो, मान लीजिए आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं समझ में आता है, तो जो लॉन्ग है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है, यानी कि सीधी खड़ी रेखा है, और लेटा जो है वो क्या है, लेटिट्यूड है, यानी कि पड़ी रेखा है। तो लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड यानी कि आपका जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है, इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, पड़ी रेखाओं को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। यानी कि लैटिट्यूड क्या है, अक्षांश रेखा है, और लॉन्गिट्यूड क्या है, आपका देशांतर रेखा है। आगे बढ़ जाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको वही दिखाया गया मैप में, इन मैप्स को मैंने इसीलिए रखा है ताकि आप समझ जाए। देखिए जो पड़ी रेखाएं लैटिट्यूड, जो खड़ी रेखाएं लॉन्गिट्यूड, तो जो लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूड, जो लेटा है वो लेटिट्यूड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ पोल के साथ में आपको कैसे बताएगा कि किस तरीके से किसी भी स्थान का जो अगर आपको पता करना है कि इसके जो ये कितने डिग्री कितने मिनट पर है, तो उसका प्रोसीजर यहाँ पर इसके अंदर आपको बताया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ नोट्स के अकॉर्डिंग। तो भारत में या भूगोल के अंतर्गत किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए अक्षांश और देशांतर को बनाया जाता है। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर को बनाया इसलिए गया ताकि किसी भी स्थान की जो अगर हमको स्थिति बतानी है तो हम उसको बता सकें। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तरी स्थिति को बताता है। यानी कि गाइस जो अक्षांश होता है ना आपका, अक्षांश यानी कि क्या, आपकी जो पड़ी रेखाएं क्या बताती है, उत्तर दक्षिण की स्थिति को बताती है। किसको बताती है, उत्तर दक्षिण की स्थिति, यानी कि जो नॉर्थ और साउथ की स्थिति है ये कौन बताता है, ये हमारा बताता है जो हमारा देशांतर, जो हमारा अक्षांश रेखा है वो बताती है। यानी कि जैसे हमको कन्याकुमारी पता करना है या हमको जम्मू कश्मीर पता करना है, तो उत्तर दक्षिण की अगर हमको स्थिति पता करना है तो ये हमको कौन बताएगा, ये हमको अक्षांश रेखा बताएगी। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक क्रमशः 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण होता है, यानी कि 90 डिग्री उत्तर की तरफ रेखाएं होती हैं और 90 डिग्री दक्षिण की तरफ होती हैं। एक होती है आपकी भूमध्य रेखा, इसीलिए 90 + 1 यानी कि 181 हो जाता है। लेकिन यदि दोनों ध्रुवों को रेखा ना माना जाए, क्योंकि ये बिंदु तो 179, अगर दोनों ध्रुवों को आप रेखा नहीं मानेंगे तो ये 179 यानी कि 179 बताई जाती है। 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए किन्हीं दो क्रमागत अक्षांश
रेखाओं के बीच की जो लंबाई होती है वो 111 किलोमीटर होती है। यानी कि अगर 1 डिग्री का अंतर करके आप खींचेंगे, 1 डिग्री का अंतर करके आप खींचेंगे अक्षांश रेखाएं, तो क्या होगा, हर एक जो रेखा दो रेखाएं खींचेंगे अक्षांश रेखाएं, उनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 111 यानी कि 111 किलोमीटर होगी। तो ये याद आपको रखना है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी संख्या 181 या 179 होती है। ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लिक करना है कि आपको 181 मिलता है तो 181, और अगर 179 मिलता है तो फिर 179 आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट, उत्तर ध्रुवीय वृत्त सभी को मालूम है 66.5 डिग्री 66 डिग्री 34 मिनट, कर्क रेखा 23 डिग्री 26 मिनट, इसके बाद में मकर रेखा 23 डिग्री 26 मिनट, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त 66 डिग्री 34 मिनट। तो ये आपको यहाँ पर मालूम होगा। अब विशिष्ट अक्षांश रेखाओं की अगर आप बात करेंगे तो यही जो है विशिष्ट अक्षांश रेखाएं आपकी होती है। कौन कौन सी होती हैं आपने देख ही लिया है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, और उसके बाद में आपका उत्तरी अटलांटिक वृत्त और दक्षिणी अटलांटिक वृत्त। अब देखिए इस चित्र में धरती को एक गोला मान करके दिखाया गया है कि किसी स्थान के अक्षांश और रेखांश को परिभाषित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एक गोला मार करके अगर हम पृथ्वी को देखें तो किसी अक्षांश और देशांतर को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये लैम्डा और फाई के माध्यम से हम लोगों को बताया गया है। अक्षांश जो होते हैं वो भूमध्य रेखा के किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिण की ओर की कोणीय दूरी का नाम है। जो अक्षांश गाइज होते हैं ये क्या होते हैं, भूमध्य रेखा से किसी स्थान के, चाहे आप उत्तर की तरफ चले जाएं, मतलब अगर आप भारत में आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं या आप भूमध्य रेखा में भारत में कर्क रेखा पर खड़े हैं, तो जहां पर भी आपके यहाँ पे जो लाइन अगर आप उस पर खड़े हैं, उसके बाद में अगर आप ऊपर की तरफ जाएं या आप नीचे की तरफ जाएं, यानी कि अगर आप उत्तर की तरफ जाएं चाहे दक्षिण की तरफ जाएं, तो जो कोणीय दूरी बनेगी वो होगी हमारी भूमध्य रेखा से अक्षांश रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना गया है। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव की ओर सभी दूरियां दक्षिणी अक्षांश में मापी जाती हैं। इसीलिए जब भी आपसे कोई पूछे तो अगर वो उत्तर की दिशा में पूछ रहा हो तो आपको उत्तरी अक्षांश जरूर बोलना है, केवल अक्षांश ना बोल करके उत्तरी अक्षांश बोलना है। और अगर वो दक्षिण की तरफ है तो आपको केवल अक्षांश ना बोल करके दक्षिणी अक्षांश बोलना होता है। ठीक है, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश का मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो भूमध्य रेखा से अक्षांश की तरफ मान होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि भूमध्य रेखा होती है 0, आगे जाएंगे तो 5, फिर 10, फिर 15, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। ध्रुवों का जो अक्षांश मान होता है वो 90 होता है। सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर समांतर और पूर्ण वृत्त होती है। ठीक है, जो सभी अक्षांश रेखाएं वो एक दूसरे से बराबर हैं, 1 डिग्री पर 111 किलोमीटर बढ़ जाएगा। और ये क्या होती है, पूर्ण वृत्त होती है, यानी कि पूरा एक गोला होती है। ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त क्या होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं। अब मैं बताता हूं आपको अक्षांश रेखाओं की विशेषता क्या है। पहली चीज क्या है कि सभी अक्षांश रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे के समांतर होती हैं और ये पूर्ण वृत्त के रूप में होती है। ठीक है, इन्हें पैरेलल्स भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो भूमध्य रेखा जो आपके अक्षांश रेखाएं हैं ये न सिर्फ एक दूसरे के समानांतर होती हैं बल्कि क्या होती है, ये एक पूर्ण वृत्त भी होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर शुद्ध पूर्व पश्चिम दिशा में खींची हुई होती हैं। ठीक है, सभी अक्षांश रेखाओं में केवल भूमध्य रेखा ही वृहद वृत्त होती है। यानी कि अगर कभी पूछा जाए कि वृहद वृत्त कौन सा है तो वो होगी आपकी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा और ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी अक्षांश रेखाएं लघु वृत्त होती हैं। तो भूमध्य रेखा को छोड़ दीजिए और ध्रुवों को छोड़ देंगे तो जो बाकी सभी अक्षांश रेखाएं वो क्या होती हैं, लघु वृत्त होती हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर अक्षांशीय वृत्त क्या होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि धरती गोल है लगभग। तो जब आप बीच से नीचे की तरफ जाएंगे या ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो धीरे धीरे वृत्त क्या होने लगेंगे, छोटे होने लगेंगे। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव बिंदु मात्र होते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं का अधिकतम मान 90 और उत्तर अथवा दक्षिण की ओर होता है। तो अक्षांश रेखाओं में जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सभी अक्षांश रेखाओं की समान दूरी 1 डिग्री के अंतराल पर लगभग 111 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री के अंतराल पर कुल 181 अक्षांश यानी कि 90 + 90 + 1 जो होता है वो होता है, तो हमारा 181 होता है। आगे बढ़ेंगे गाइस, जब बताता हूं रेखांश जिसको हम लोग बोलते हैं देशांतर। उम्मीद है आप अक्षांश को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देशांतर को समझा देता हूं। पृथ्वी के तल पर किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश और देशांतर का मान बताया जाता है। किसी स्थान का रेखांश या फिर देशांतर धरातल पर इसकी पूर्व पश्चिम की स्थिति बताता है। तो देखिए आपका अक्षांश और देशांतर में अंतर क्या है। अक्षांश आपकी किसकी स्थिति बताता है, उत्तर और दक्षिण की, लेकिन जो आपका देशांतर है वो किसकी स्थिति बताता है, वो पूर्व और पश्चिम की स्थिति बताता है। यानी कि गुजरात की और तमिलनाडु की स्थिति, गुजरात की और आपकी अरुणाचल प्रदेश की स्थिति कौन बताएगा, वो बताएगा देशांतर। और कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर की स्थिति कौन बताएगा, वो आपका बताएगा हमारा अक्षांश। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण की स्थिति बतानी है तो वो कौन बताएगा, वो हमारा अक्षांश बताएगा। और पूर्व पश्चिम की स्थिति बतानी है वो कौन बताएगा, वो हमें बताएगा रेखांश। ठीक है, परंपरा के अनुसार सभी स्थान के रेखांशों को प्रधान यामोत्तर के सापेक्ष अभिव्यक्त किया जाता है। जो आपकी मानक समय रेखा है इसी को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। यानी कि आपको जो आपकी जो सबसे बड़ी जो आपकी कहें कि जो बीच से 0 डिग्री जो आपकी है देशांतर रेखा, उसी को आपको उसको प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, यामोत्तर या फिर जो हमारे देशांतर होते हैं और अक्षांश रेखाओं को मिलकर के ग्रिड बनता है। ठीक है,
देख रहे होंगे जब आप मैप देखते हैं तो वहां पर आपको इसीलिए प्लस का निशान दिखाई देता होगा। प्लस कैसे बन जाता है, क्योंकि पड़ी पड़ी लाइनें जब खड़ी खड़ी लाइनों को काटती हैं तो क्या हो जाता है, प्लस का जैसा निशान बन जाता है, यानी कि ग्रिड बन जाता है। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं और अलग अलग लंबाई की होती है। जैसे आप देख रहे थे कभी वहां पर पूर्ण वृत्त हो रही थी, लेकिन अलग अलग लंबाई की नहीं हो रही थी, सिर्फ छोटी हो रही थी। यहां पर क्या होता है, ये अलग अलग लंबाई की भी होती हैं और ये समानांतर भी नहीं होती हैं। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। तो जैसे जैसे आप अक्षांश रेखा में क्या करेंगे, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे, उनकी दूरी क्या होने लगती है, वो कम होने लगती है। 0 डिग्री देशांतर जो इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरता है उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। या देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि प्राइम जो मेरिडियन है, जीएमटी है, वो माना जाता है। इस रेखा के पूर्व में स्थित 180 देशांतरों और पूर्वी देशांतर और पश्चिम प्रशांत महासागर से उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा 1884 में वाशिंगटन में हुए एक समझौते में दिया गया था। ठीक है, बात को समझिए। जो देशांतर रेखाएं गाइज हमारी हैं वो क्या है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा ये इंग्लैंड के पास से गुजरती है और वाशिंगटन में एक समझौते के अकॉर्डिंग 1884 में इसे ये माना गया था। ये रेखा सीधी नहीं है गाइज, क्योंकि एक वर्तमान में एक समय बनाने के लिए इस रेखा को कई स्थानों पे पूर्व और पश्चिम की ओर झुकाया गया। जैसे 66.5 डिग्री में उत्तर में पूर्व की ओर इसका झुकाव बेरिंग जलसंधि तथा पूर्वी साइबेरिया में एक समय रखने के लिए किया गया। फिर 52.5 डिग्री अगर यूपीएससी देना है तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 52.5 डिग्री में फिर उत्तर पश्चिम की ओर झुकाव एल्यूशियन द्वीप और अलास्का में एक समय दर्शाने के लिए किया गया है। 52.5 डिग्री दक्षिण में पूर्व की ओर झुकाव एलिस वालिस फिजी टोंगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक समय रखने के लिए किया गया। अब मैं आपको बताता हूं क्या है। देखिएगा, होता यह है कि जो हमारी प्राइम मेडिटेरियन लाइन है, यानी कि जो हमारी प्रधान यामोत्तर रेखा है, अगर वो रेखा के एक तरफ दूसरा दिन होता है, दूसरी तरफ दूसरा दिन होता है, क्यों, वो होती है 0 डिग्री। अब मान लीजिए अगर एक देश से होकर के, किसी देश से होकर के आप मानक समय रेखा को गुजार देंगे तो मानक समय रेखा के इस पार वालों के दूसरा दिन दूसरी डेट होगी और दूसरे पार वालों के लिए दूसरा दिन दूसरी डेट होगी। इसीलिए क्या किया गया, इस स्थिति से बचने के लिए कि जहां जहां पर से भी ये स्थल से गुजरने वाली हुई, इसको या तो दाहिनी तरफ मोड़ दिया गया या तो बाईं तरफ मोड़ दिया गया। इस हिसाब से मोड़ा गया ताकि कम से कम एक देश के भीतर 2 दिन 2 कैलेंडर 2 तारीखें ना हो। एक देश के भीतर एक दिन में एक ही तारीख रहे, एक ही दिन रहे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको कई जगह पर मोड़ा गया है, जैसे 66.5 डिग्री पर, जैसे 52.5 डिग्री पर, जैसे 52.5 डिग्री दक्षिण में, इस तरीके से। ठीक है, जब भी कोई अंतरराष्ट्रीय रेखा को पार करता है तो तिथि में एक दिन का अंतर हो जाता है। अगर आप पूर्व की तरफ आ जाएंगे तो एक दिन आगे हो जाएंगे और अगर आप पश्चिम की तरफ चले जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएंगे, आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की यात्रा करोगे तो यात्रा करने वाले को एक दिन का फायदा होगा। मतलब अगर आप 9 तारीख को उधर से चलोगे और पूर्व की तरफ आपने मानक समय रेखा को पार कर लिया तो आप लौट के 8 तारीख में आ जाओगे। ठीक है, ग्रीनविच यामोत्तर रेखा 0 डिग्री पर है। ये ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरती है। ठीक है, ये नाम आपको देशों के याद रखने हैं। प्रमाणिक समय जो हमारा जीएमटी होता है वो यही है। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना गया। ये इलाहाबाद के पास में नैनी के करीब से गुजरती है। भारत का जो समय है ग्रीनविच मीन टाइम वो 5 घंटा 30 मिनट आ गया, जिस पे रिलेटेड कल क्वेश्चन भी आया था। मानक समय रेखा आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इसके बाद में आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। छत्तीसगढ़ को मिला करके तो आपको सारे लोगों को यह चीज याद ही होगी। 2 देशांतर के बीच की जो दूरी है इसको गोरे कहा जाता है। 2 देशांतरों के बीच की जो सर्वाधिक दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है, जबकि अक्षांशों के बीच की जो दूरी थी वो 111 किलोमीटर की बराबर होती थी। दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है तो वह 360 है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी थी तो वो या तो 181 हो रही थी या 179 हो रही थी, लेकिन जो कुल देशांतर है इनकी संख्या कितनी होती है तो ये होती है 360 या फिर 360। तो गाइज ये थी बात हमारी अक्षांश के बारे में और देशांतर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में काफी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो अब अगर आप किताब से इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको 100% वो चीज पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। जितना मैं समझा सकता था उतना मैंने यहाँ पर क्लियर करने की आपको कोशिश की है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि जो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 23.5 डिग्री देशांतर को क्या, अक्षांश को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है, मानक समय रेखा को कहां कहां पर मोड़ा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, अक्षांश और देशांतर जब शब्द कहीं पर आता है, अगर आपको नहीं मालूम होता है कि अक्षांश रेखाएं कौन सी है, देशांतर रेखाएं कौन सी हैं, तो आपको बाकी चीजें नहीं समझ में आती हैं। तो ये सिर्फ न सिर्फ अपने लिहाज से जरूरी है बल्कि जो बाकी भूगोल के क्वेश्चन आएंगे वहां से भी जरूरी है।
आपको याद रखना, जो बड़ी बड़ी रेखाएं होती हैं उनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा, अंग्रेजी में बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो हमारी खड़ी खड़ी रेखाएं हैं उनको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं, और अंग्रेजी में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को कम से कम आपको याद रखना है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा को याद रखना है। ये रेखाएं कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती हैं, कौन कौन से देशों की राजधानियां इन रेखाओं पर हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ग्रीनविच रेखा को कितने समय पर मोड़ा, कहां कहां पर मोड़ा गया, कौन कौन से देश में कितनी मानक समय रेखाएं, क्योंकि कुछ बहुत बड़े बड़े देश है तो वहां पर अनेक मानक समय रेखाएं वहां से होकर के गुजरती हैं। जैसे कनाडा है, आपका अमेरिका है, रशिया है, यहाँ पर 5 5 6 6 8 8 मानक समय रेखाएं हैं। तो इन चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस देश में कितनी मानक समय रेखाएं हैं। उम्मीद है आपको ये चीज पसंद आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच गाइज।